Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है, जो आपका डीएससी 12 का सब्जेक्ट है वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है। और ये आपका बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास ये सब्जेक्ट है वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड यूनिट में हम आपका वैश्विक राजनीति का बदलता स्वरूप देखेंगे, जिसमें हम आपका सबसे पहले वैश्वीकरण से व्योपनिवेशीकरण और उत्तर वैश्वीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, वो 20वीं से 21वीं सदी का सबसे प्रभावशाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन है। जो आपका वैश्वीकरण है, ये आपका एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें कि दुनिया को आपस में जोड़ा जाता है, साथ ही व्यापार, संचार, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश को परस्पर निर्भर बनाया जाता है। हालांकि जो आपका वैश्वीकरण होता है उसमें आपके विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं जो कि इसके विकास का इंजन मानते हैं। तो इसकी हम कुछ आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक प्रभुत्व का साधन भी मानते हैं। इस चैप्टर में हम आपका वैश्वीकरण की परिभाषा, इतिहास और उसके प्रभाव और विवैश्वीकरण तथा नव वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने आपकी छोटी सी प्रस्तावना देख लिया। अब हम आपका वैश्वीकरण की परिभाषा पर पहुंचना देख लेते हैं। जो आपके वैश्वीकरण की परिभाषा है वो आपके विभिन्न विभिन्न विचारकों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से दी है। तो सबसे पहले हम आपका मार्शन मैक्लुहान के अनुसार देख लेते हैं। मार्शन मैक्लुहान ने वैश्वीकरण को दुनिया पर ग्लोबल विलेज के माध्यम से परिभाषित किया, साथ ही जो आपकी सूचना और संस्कृति है उसको तेजी से साझा करने का एक प्रकार बताया। तो ये हमने आपका मार्शल मैक्लुहान के द्वारा आपका परिभाषित देख लिया। अब हम आपका एंथनी गिडेंस के द्वारा देख लेते हैं। एंथनी गिडेंस ने वैश्वीकरण को दुनिया भर के समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते जुड़ाव और आपसी निर्भरता की प्रक्रिया बताया है। देन हम आपका जोसेफ स्टिग्लिट्स के अनुसार देख लेते हैं। जोसेफ स्टिग्लिट्स ने वैश्वीकरण को आर्थिक और गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और वैश्विक बाजार के उदय को संदर्भित किया। साथ ही जो वैश्वीकरण था वो केवल आपकी आर्थिक प्रक्रिया नहीं थी, साथ ही आपकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जुड़ाव का भी एक प्रकार का प्रतीक थी। ये हमने आपके वैश्वीकरण की परिभाषाओं को देख लिया। अब हम आपका वैश्वीकरण का इतिहास और उत्पत्ति देख लेते हैं। वैश्वीकरण के इतिहास आपके 4 प्रमुख चरणों से विभाजित होकर बने हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्राचीन वैश्वीकरण। यह आपका प्राचीन काल से 15वीं ईस्वी तक चलता आया, जिसमें आपका शुल्क रोड और भारतीय जो समुद्री व्यापार थे वे सभी समझौते इसके अंदर आए। साथ ही जो आपके संपर्क के प्रारंभिक उदाहरण थे और आर्थिक और सांस्कृतिक उदाहरण थे वे सभी इसके अंदर आए। सेकंड, आपको जो आपकी विभिन्न सभ्यताएं थी जो कि आपके इन्होंने आपके व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान किए। अब हम आपका औपनिवेशिक वैश्वीकरण देख लेते हैं, जो कि आपका 1500 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला। इसमें आपका यूरोपीय साम्राज्यवाद और कोलंबस तथा वास्को डी गामा की खोज यात्राएं आई। सेकंड, आपको जो औद्योगिक क्रांति और वैश्विक बाजार का विस्तार था इसके अंदर ही हुआ। थर्ड, आपको उपनिवेशवाद और संसाधनों के शोषण की नीति भी इसके अंदर ही हुई। थर्ड, अब आपका देख लेते हैं आधुनिक वैश्वीकरण, जो कि आपका 1945 से 1991 तक चला। इसमें आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गई, IMF हो गई, विश्व बैंक हो गया, WTO हो गया। इन सभी की स्थापना आपके आधुनिक वैश्वीकरण के अंदर हुई थी। यह आपका शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक प्रभाव की एक प्रतिस्पर्धा थी। देन हम आपका आधुनिक वैश्वीकरण देख लेते हैं, जो कि आपका आज 1991 से आज तक भी चलता आ रहा है। यह आपके सोवियत संघ के पतन के बाद बढ़ा था और इसमें आपका सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट क्रांति का प्रभाव आया था। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का उदय हुआ, साथ ही वैश्विक पूंजीवाद का विस्तार हुआ। तो ये हमने आपके वैश्वीकरण के प्रकार देख लिया। अब हम आपका वैश्वीकरण और वैश्वीकरण देख लेते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव को लेकर विभिन्न प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, साथ ही जो देश और समूह होते हैं उन्होंने वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया। तो वैश्वीकरण के हम आपके सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आर्थिक विकास होता है, जो कि आपका व्यापार और निवेश में वृद्धि से दुनिया भर में आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जाती है।
सेकंड आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसमें आपकी विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों और परंपराओं का आदान प्रदान होता है। थर्ड आपका तकनीकी नवाचार, इसमें इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों का वैश्विक प्रसार होता है। फोर्थ आपका राजनीतिक सहयोग, इसमें आपका वैश्विक शांति और सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय हुए थे। तो ये हमने आपके वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव देख लिए। अब हम आपके वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता आर्थिक असमानता, जो कि गरीब और अमीर देशों के बीच हुई थी। सेकंड आपका सांस्कृतिक प्रभुत्व, जो कि पश्चिमी संस्कृति का विस्तार तो हुआ, साथ ही स्थानीय संस्कृतियों को भी प्रभावित किया गया। थर्ड आपका पर्यावरणीय संकट, जो कि औद्योगिकरण और उपभोग के कारण बढ़ा। अब हम आपका वैश्वीकरण की प्रवृत्ति देख लेते हैं, जो आपका कुछ घटनाएं थी उनसे आपका वैश्वीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसे कि आपके ब्रिक्स की 2016 की, इसने ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होकर राष्ट्रीय संप्रभुत्व को प्राथमिकता दी। सेकंड आपका अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, जो कि आपका व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और संरक्षणवादी युद्ध था। थर्ड आपका कोविड 19 महामारी, जो कि आपका देश था उसने अपने संसाधनों को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित किया और वैश्विक व्यापार बाधित हुआ। तो ये आपका वैश्वीकरण की प्रकृति हो गई। अब हम आपका नव वैश्वीकरण और वैश्वीकरण पश्चात देख लेते हैं। जो आपकी वैश्वीकरण की बदलती प्रवृत्तियां उसको समझने के लिए नव वैश्वीकरण और वैश्वीकरण पश्चात अवधारणाओं को देखा जाना जरूरी है। तो चलिए अब हम आपका नव वैश्वीकरण देख लेते हैं, न्यू ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं। इसमें स्थानीय और क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय हुआ, जैसे कि आपका RCEP या क्वाड। सेकंड आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया, जैसे कि आपका ई-कॉमर्स, डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी। थर्ड आपका हरित वैश्वीकरण, जो कि आपका सतत विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जाने लगी, ये आपका नव वैश्वीकरण में हुआ। अब हम आपका वैश्वीकरण पश्चात देख लेते हैं, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं। इसमें आपका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव हुआ, जैसे भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान। सेकंड आपका बड़े पैमाने पर उत्पादन से स्थानीय उत्पादन की ओर बदलाव हुआ, जैसा मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल। थर्ड आपका नए विश्व शक्ति संतुलन का निर्माण हुआ, जैसे चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों का बढ़ता प्रभाव। यहीं पर हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखें, जो वैश्वीकरण है उसने दुनिया को जोड़ा तो है, साथ ही जो आपकी उत्पन्न असमानता और चुनौतियां थी उन्होंने वैश्वीकरण को नव वैश्वीकरण और की प्रवृत्तियों को जन्म भी दिया। साथ ही तकनीकी विकास, पर्यावरण जागरूकता और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए गए और वैश्वीकरण की दिशा भी बदली गई। और आने वाले दशकों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का किस दिशा में आगे बढ़ेगी, यह आप पर निर्भर करेगा कि जो आपके राष्ट्र वैश्वीकरण है उसके सकारात्मक पक्षों को अपनाते हुए इसके दुष्प्रभाव से कैसे निपटते हैं। सतत विकास, समावेशी आर्थिक नीति और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान भी वैश्वीकरण को एक नए संगत और संतुलित प्रक्रिया बना सकता है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। अब हम आपका ये आपका हमने सेकंड यूनिट का क्या पार्ट देख लिया। अब हम आपका सेकंड यूनिट का क्या पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हम आपका भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में हम आपका देखते हैं, जो आपके भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रकार की अवधारणाएं हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो राष्ट्र है वो अपने भौगोलिक संसाधनों, आर्थिक क्षमता और सामरिक रणनीतियों का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम आपके इन तीनों ही अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये तीनों अवधारणाएं वैश्विक राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले हम आपका भू राजनीति देख लेते हैं। भू राजनीति के अध्ययन में हम आपका ये देखते हैं कि जो आपकी भौगोलिक विशेषता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वे कैसे परस्पर संबंधित है, इसको ही हम आपका भू राजनीति कहते हैं। अब हम आपके भू राजनीति की प्रमुख अवधारणाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मैकिंडर का हार्टलैंड सिद्धांत, जो कि कहता है कि जो भी हार्टलैंड यूरोशिया का मध्य भाग है उस पर नियंत्रण करेगा वह विश्व पर शासन करेगा। सेकंड आपका पाइकेमन का रिमलैंड सिद्धांत, जो कि कहता है कि जो भी रिमलैंड यूरोप पर नियंत्रित करेगा वो वैश्विक सत्ता प्राप्त करेगा। थर्ड आपका महासागरीय शक्ति सिद्धांत, जो कि कहता है समुद्री शक्ति वैश्विक प्रभुत्व का निर्धारण करती है। तो ये तो हमने आपका भू राजनीति की प्रमुख अवधारणाएं देख ली। अब हम आपका आधुनिक भू राजनीति देख लेते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले देखेंगे चेन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि BRI के नाम से भी जानी जाती है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने की एक भू राजनीतिक रणनीति है। सेकंड आपको रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक स्थिति को लेकर एक प्रकार का संघर्ष था। थर्ड आपका अमेरिका और भारत का इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग, जो कि आपका चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भू राजनीतिक रणनीति है। तो ये हमने आपका आधुनिक भू राजनीति देख लिया। अब हम आपका भू अर्थशास्त्र देख लेते हैं, जियो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। भू अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि जो आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन है उनके बीच क्या संबंध है।
अब हम आपका भू अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख अवधारणाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संसाधनों की नियंत्रण नीति, जो कि पेट्रोलियम, जल, खनिज आदि जो संसाधन है उन पर नियंत्रण वैश्विक राजनीति को प्रभावित करता है। सेकंड आपका व्यापारिक मार्गों पर प्रभुत्व, जो आपका मलक्का जल, डमरू मध्य है, पनामा नहर है, स्वेज नहर जैसी जो भी आपके रणनीतिक व्यापारिक मार्ग है उन सभी का महत्व। थर्ड आपका आर्थिक प्रतिबंध, जैसे कि अमेरिका द्वारा रूस, ईरान, चीन पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का भूअर्थशास्त्रीय प्रभाव। यह आपका भूअर्थशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं हो गई। साथ ही यहाँ पर हम आपका देख लेते हैं आधुनिक भूअर्थशास्त्र के उदाहरण, जिसमें आपका यूएस से हो गया चीन व्यापार युद्ध हो गया, जो कि व्यापार शुल्क और प्रतिबंधों के माध्यम से भूअर्थशास्त्रीय प्रतिस्पर्धा थी। सेकंड आपका G7 बनाम ब्रिक्स हो गया, जिसमें पश्चिमी देशों और विकासशील देशों के बीच आर्थिक वर्चस्व की होड़ की जाती है। थर्ड आपका रूस व्यापार गैस संकट, जो कि रूस द्वारा यूरोप को गैस आपूर्ति रोकने से ऊर्जा संकट और भूअर्थशास्त्रीय तनाव के लिए देखा गया। अब हम आपका भू रणनीति देख लेते हैं। भू रणनीति में सैन्य, कूटनीतिक और सुरक्षा से जुड़े दीर्घकालिक लक्ष्यों को तय करने से है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो आपका देश है वो अपनी भौगोलिक स्थिति और संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। तो चलिए अब हम आपकी भू रणनीति की प्रमुख अवधारणाएं देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला था सैन्य ठिकानों की स्थापना। इसमें आपका अमेरिका, चीन और रूस द्वारा जो समुद्री और हवाई ठिकाना है उनका विस्तार किया गया। साथ ही सुरक्षा गठबंधन जैसे नाटो, क्वाड, एक्वल जैसे जो सामरिक गठबंधन है वे देखे गए। थर्ड आपका हाइब्रिड युद्ध और साइबर सुरक्षा, जो कि सैन्य हमलों के अलावा आर्थिक प्रतिबंध, दुष्प्रभाव और साइबर युद्ध। तो ये हमने आपके भू रणनीति की प्रमुख अवधारणाएं देख ली। अब हम आधुनिक भू रणनीति के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आपका एक आता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक भागीदारी निभाती है। दूसरी आपके आती है चीन की दक्षिण चीन सागर नीति, जो कि चीन द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण और समुद्री क्षेत्र पर दावा करती है। थर्ड आपका अमेरिका का इंडो पैसिफिक फोकस, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति है। तो ये हमने आपका आधुनिक भू रणनीति के उदाहरण देख लिए। यहीं पर हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में आपका हम देखेंगे जो आपकी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र है और भू रणनीति है, वे वैश्विक शक्ति संतुलन के तीन प्रमुख स्तंभ है, जो कि आधुनिक विश्व में इन अवधारणाओं के प्रभाव से नहीं केवल देशों की विदेश नीति निर्धारित भी होती है, बल्कि जो आपकी वैश्विक शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास है उससे भी प्रभावित होती है। भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि जो आपकी वैश्विक शक्ति संतुलन है वो लगातार बदलता रहता है और जो प्रत्येक देश है उसको अपनी दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनानी पड़ती है ताकि वो इस प्रतिस्पर्धा से आगे रह सके। तो यहीं पर ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। तो ये आपका सेकंड यूनिट का ख पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपका सेकंड यूनिट का ग और घ पार्ट देख लेते हैं। ग पार्ट में हम देखेंगे आपका क्षेत्रीयकरण और गैर क्षेत्रीयकरण, और घ पार्ट में हम आपका वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे देखेंगे। तो इसका भी हम ऐसे ही सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम आपका देखेंगे जो आपकी आज की वैश्विक राजनीति है वो आपकी बहुस्तरीय है, लेकिन इसमें आपके भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्रीय और सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपके क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन है उसका निर्माण केवल सैन्य और आर्थिक प्रभावों से नहीं हुआ, बल्कि जो आपकी सांस्कृतिक और वैचारिक टकराव है उनसे भी इसका उत्पादन हुआ। इस अध्याय में आपका क्षेत्रीयता के उपसिद्धांत, वैश्वीकरण पर बहस, सत्ता का नया भूगोल, सांस्कृतिक प्रभाव और पहचान की राजनीति कैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो ये हमने आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना देख ली। अब हम आपका क्षेत्रीयता के चार उप सिद्धांत देख लेते हैं। जो आपका क्षेत्रीयता है वो एक प्रकार का संबंध होता है जो कि भू राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के राजनीतिक संगठन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा से होता है। तो ये अब हम आपके क्षेत्रीय के चार उप सिद्धांत देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक क्षेत्रीयता। इसमें राजनीतिक गठबंधन और सहयोग पर आधारित होता है, जैसे कि आपका यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया या सार्क वगैरह हो गया। तो ये आपका राजनीतिक क्षेत्रीयता हो गया। अब हम आपका आर्थिक क्षेत्रीयता देख लेते हैं। इसमें आपके मुक्त व्यापार समझौते आ गए, आर्थिक साझेदारी और व्यापार नीतियाँ आ गई, जैसे कि आपके नाफ्टा, RCEP। देन हम आपका सांस्कृतिक क्षेत्रीयता देख लेते हैं, जो कि सांस्कृतिक और भाषाई समानताओं के आधार पर क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देती है, जैसे कि अरब लीग, फ्रैंकोफोन राष्ट्र। फोर्थ आपका सुरक्षा क्षेत्रीयता, जो कि आपकी क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन और सैन्य सहयोग पर केंद्रित होती है, जैसे कि नाटो, क्वाड, SCO। फिफ्थ आपका क्षेत्रीयता का विकास, जो कि वैश्वीकरण का एक उत्तर भी है, क्योंकि आपके स्थानों और क्षेत्रीय पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो ये हमने आपके औपनिवेशीकरण के क्षेत्रीयता के चार उप सिद्धांत देख लिए। अब हम आपका वैश्वीकरण पर वाद विवाद देख लेते हैं। वैश्वीकरण को लेकर आपके बहुत मुद्दों पर बहस रही है, बहुत मुद्दों पर वाद विवाद रहा है। जो आपका यह वैश्विक है, यह
वैश्विक शक्ति को तो बढ़ावा देता ही है, लेकिन जो आपकी स्थानीय पहचान और आर्थिक असमानता है उसके मुद्दे भी ये उठाता है। तो इसके हम आपके कुछ मुख्य बहसें देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक बहस, जो कि वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता बढ़ा दी है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वे छोटे स्थानीय व्यापारों को नष्ट कर रही है। सेकंड आपका संस्कृतिकरण और सांस्कृतिक वर्चस्व, जिसमें आपका पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व बढ़ाया है, लेकिन जो आपकी स्थानीय संस्कृति है वे विलुप्त हो गई है। थर्ड आपका राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम वैश्विक शासन, तो आपका वैश्वीकरण है उससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव बढ़ा, लेकिन इसके कुछ राष्ट्र अपनी संप्रभुता के खतरे में पड़ गई। तो ये हमने आपके कुछ मुख्य बहसें देख ली। इन्हीं बहसों के कारण आपके कई देश वैश्वीकरण और नव वैश्वीकरण की ओर बढ़ गए हैं। तो ये आपकी मुख्य बहसें हो गई। अब हम आपका सत्ता का नया भूगोल देख लेते हैं। जो आपका प्रारंभिक रूप से सत्ता का भूगोल है वो सैन्य और भौगोलिक कारकों पर आधारित हो जाता है, लेकिन आज भी यह बदल रहा है। तो अब हम आपके सत्ता के नए कारक देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है तकनीकी प्रभुत्व, जो कि आपकी डिजिटल शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, सर्वेलेंस जैसी हो गई और नई शक्ति संतुलन को तय कर रही है। सेकंड आपका ऊर्जा और जल संसाधन, जो कि आपके तेल, गैस और जल संसाधन और उनका नियंत्रण भू राजनीति का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, जैसे कि रूस व्यापार गैस विवाद। थर्ड आपका नए गठबंधन, जो आपके क्वाड, ब्रिक्स और ITU2 जैसे जो आपके रणनीतिक गठबंधन है, ये आपके प्रारंभिक पश्चिम में प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। फोर्थ आपका मल्टीनेशनल कंपनी और कॉरपोरेट सत्ता, जो कि गूगल, अमेजोन, टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं वे राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर रही है। तो ये हमने आपका सत्ता के नए कारक देख लिए। अब हम आपके भूगोल की प्रासंगिकता देख लेते हैं। जो भूगोल है वो आज भी वैश्विक राजनीति में अत्यधिक प्रासंगिक है, लेकिन क्योंकि जो आपका इसका महत्व है वो सैन्य, रणनीतिक, व्यापार मार्ग, ऊर्जा संसाधनों और जल परिवर्तन के कारण ही महत्व बना हुआ है। तो ये हमने आपके भूगोल की प्रासंगिकता देख लिया। अब हम आपका भूगोल का महत्व देख लेते हैं। इसमें हम आपका भू रणनीतिक स्थलों का नियंत्रण देखते हैं, जैसे कि दक्षिण चीन सागर, आर्कटिक, मलाक्का, जलडमरू मध्य। सेकंड आपका जलवायु परिवर्तन और आप्रवासन, जैसे कि बढ़ते समुद्री स्तर और पर्यावरणीय शरणार्थी। थर्ड आपका ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, जो कि यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य आपूर्ति की प्रभावित। तो ये हमने आपका भूगोल का महत्व देख लिया। अब हम आपका वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे देख लेते हैं, उसके एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो जो आपका राजनीति है वो केवल सैन्य और आर्थिक संदर्भों में देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह आपका सांस्कृतिक और पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जो कि आपकी चीन का सॉफ्ट पावर नीति है, जो कि हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यह आपका कन्फ्यूशियस संस्थानों और चीनी भाषा को बढ़ावा देती है। सेकंड आपका भारत की सांस्कृतिक कूटनीति हो गई, जो कि आपका योग, बॉलीवुड और भारतीय व्यंजन हो गए। थर्ड आपका इस्लामी दुनिया का सांस्कृतिक प्रभाव हो गया, जो कि आपकी धार्मिक विचारधारा और भाषा का वैश्विक स्तर पर प्रभाव हो गया। तो ये आपके वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे के कुछ उदाहरण हो गए। अब हम आपके वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक आयाम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले संस्कृति का प्रसार आता है, जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने संस्कृति के प्रसार को आसान बना दिया है। सेकंड आपका सांस्कृतिक टकराव और संघर्ष, इसमें पश्चिमी और इस्लामिक देशों के बीच विचारधाराओं का टकराव किया जाता है। थर्ड आपका अस्मिता की राजनीति, इसमें नस्लीय, धार्मिक और भाषाई पहचान पर आधारित राजनीति बनाई जाती है। तो ये आपका वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक आयाम हो गए। अब हम आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्कृति और पहचान की वापसी देख लेते हैं। जो आपका शीत युद्ध था उसके बाद ही सांस्कृतिक और पहचान की राजनीति कमजोर हो गई और साथ ही 21वीं सदी में यह फिर से उभर गई। सेकंड आपका ब्रेक्सिट, इसमें ब्रिटिश राष्ट्रीय पहचान को बचाने के लिए यूरोपीय संघ से अलगाव किया गया। थर्ड आपका अमेरिका में ट्रंपवाद, जो कि राष्ट्रवादी राजनीति का उदय था। फोर्थ आपका भारत में हिंदुत्व राजनीति, जो कि सांस्कृतिक पहचान और राजनीति का मिश्रण था। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्कृति और पहचान की वापसी हो गई। अब हम आपका वैश्वीकरण और संस्कृति की वापसी देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है ग्लोबलाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण के बावजूद स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास है, जैसे कि आपका मैकडोनाल्ड का भारतीयकरण हो गया। सेकंड आपका सांस्कृतिक प्रतिरोध, जो कि पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ चीन और रूस जैसे देशों की सांस्कृतिक नीतियां हो गई। हमने आपका वैश्वीकरण और संस्कृति की वापसी देख ली। अब हम आपका हंटिगटन की सभ्यता के संघर्ष का पुनर्निर्माण देख लेते हैं। जो आपके सैमुअल हंटिगटन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सिद्धांत में कहा था कि जो आपकी किसी सदी के संघर्ष है वे राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि सभ्यताओं के बीच हो रहे हैं। इस सिद्धांत का कुछ पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है पश्चिम बनाम इस्लामी दुनिया, जो आपके अमेरिका और पश्चिमी देशों का मध्य पूर्व से टकराव है। सेकंड आपका चीन बनाम पश्चिम, जो आपके लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का टकराव है। थर्ड आपका रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि पूर्वी बनाम पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता का संघर्ष है। फोर्थ आपका हंटिगटन का सिद्धांत, जो आज के समय में आपका अधिक प्रासंगिक होता दिख रहा है।
तो ये हमने आपका अंश गठन की सभ्यता के संघर्ष का पुनर्निर्माण देख लिया। यहीं पर हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे जो आपका वैश्विक राजनीति केवल है वो सैन्य और आर्थिक कारकों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि जो आपके क्षेत्रीयता, संस्कृति और पहचान है उस पर भी ये राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय संगठन और गठबंधन तो बढ़ रहे हैं, साथ ही वैश्वीकरण के बावजूद भी सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो रही है। और जो सत्ता के भूगोल है उसमें तकनीकी और ऊर्जा संसाधनों का प्रभाव बढ़ रहा है। साथ ही संस्कृति और पहचान अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में है। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे जो आपका वैश्वीकरण है वो राष्ट्रों को करीब लाएगा या सांस्कृतिक पहचान की राजनीतिक दुनिया को और अधिक विभाजित करेगा। तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपका जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत है वो किसका है, ये आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये थे आपका सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी थर्ड यूनिट की रहने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज पर या कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।